उप्स, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है कि तुम एक प्रिटेंड करो कि तुम एक अच्छी डॉटर हो। ये वर्ड्स बोलते हैं जो फादर होते हैं अपनी लास्ट ब्रेथ के टाइम पे जब वो हॉस्पिटल में होते हैं। और ये डॉटर सुन के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है कि उन्होंने मुझे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और आफ्टर ऑल मैं उनकी बेटी हूँ, बट उन्होंने मुझे कभी भी अच्छा फील नहीं करवाया। और आई होप कि सर्जरी फिर भी अच्छी जाए, वो केयर करती है। और वो सोचती है कि मैं इधर पे क्यों आई थी। ये कितने ज़्यादा हार्श वर्ड्स है जब पापा बोलेंगे अपनी बेटी को कि तुम चली जाओ यहाँ से। और उसके बाद फिर वो उसके पापा बोलते हैं कि अगर मैं मर भी जाता हूँ तो तुम मत आना, मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो सोचती है इन्हाय, ये इस लड़की का नाम इन्हाय होता है। वो बोलती है कि सिर्फ मैं ही बॉदर करती हूँ कि हम दोनों के बीच में अफेक्शन हो, और उन्होंने मेरा कभी भी अच्छे से अफेक्शन से प्यार से कभी भी मेरा नाम भी नहीं बुलाया। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर उसको रीज़न नहीं पता कि उसको क्यों हेट करते हैं। और जब वो बाहर निकलती है, कोई देखता है कि उसके हस्बैंड की कोई इंसल्ट कर रहा होता है। उसके हस्बैंड बोलता है सॉरी, और ये इन्हाय देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरे हस्बैंड की इंसल्ट कर रहा है। और वो जो लेडी होती है जो इंसल्ट कर रही होती है, वो होती है उसकी स्टेप मदर, क्योंकि वो हॉस्पिटल में आता है और जो इन्हाय होती है वो अपने पति को बिना बताए हॉस्पिटल आ जाती है। और उसको पता चल जाता है कि इन्हाय हॉस्पिटल में गई है। तो इन्हाय अपने स्टेप मदर से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। स्टेप मदर बोलती है कि मुझे तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उसको वो उसकी जो मम्मा होती है, स्टेप मदर जो होती है, वो बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी अनाथ बीवी को भी लेके चले जाओ, डॉजिन को बोलती है। और फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर मुझे लोग इतना हेट करते हैं, मुझे इतनी गंदी फैमिली मिली है। और वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड से तुम सॉरी बोलो। तो बट आफ्टर ऑल उसकी स्टेप मदर सॉरी नहीं बोलती है, एज इफ वो काफ़ी ज़्यादा बुरी लेडी होती है जो वो उसके हस्बैंड की इंसल्ट करती है। और वो सोचती है कि मुझे हेट करते हैं ठीक है, पर जो मेरा मैन है जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे भी ये हेट करती है। तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरे वजह से इंसल्ट हुआ मेरा पति और वॉट एवर। तो वो बोलता है कोई बात नहीं एनहो, चलो हम लोग चलते हैं। और उसके बाद फिर वो बहुत प्यार से जाते हैं। और इन्हाय पूछती है कि तुमको कैसे पता कि मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे सब कुछ पता चल जाता है, और मैं तुम मेरे पास हो, मेरे पास सपोर्टर हो, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर वो लोग बहुत प्यार से एक दूसरे से बात करते हैं कि अगर मेरे पास तुम हो तो मुझे और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, इन्हाय और जॉर्डन। और वो बोलती है सॉरी, मेरी वजह से तुमको इंसल्ट सुननी पड़ी। वो बोलता है कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हस्बैंड होता है, मतलब परफेक्ट से भी परफेक्ट हस्बैंड हम लोग बोल सकते हैं। बट देन ऑल्सो वो सॉरी बोलती है, और वो बोलते हैं कि मुझे दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे लिए परफेक्ट बनना चाहता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल कपल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड उसके बाद फिर वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अ हैप्पी टाइम स्पेंड। दे किस्ड एंड दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम टुगेदर। एंड उसके बाद फिर वो उसको बोलता है रुक जाओ एनियन, तुम्हारा फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेग्नेंट का है, तो मुझे एक्साइट मत करो, इट्स लॉजिकल राइट। तो उसके बाद फिर वो बोलती है ठीक है, मैं कोई ना कोई सल्यूशन इसका निकाल लूँगी, बट इट्स अनदर वंडरफुल स्टोरी, ओनली होप। आई होप यू विल लाइक दिस स्टोरी। एंड वो सोचती है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है कि मैं अभी हम लोग प्रेग्नेंट हो पाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि मैं नेक्स्ट वीक पे हॉस्पिटल चले जाऊँगी कुछ चेकअप्स करवाने, और हम लोग अभी के लिए वीकेंड इंजॉय करने के लिए हम लोग कुछ अरेंज करते हैं। तो इन्हा मस्त से अरेंज करती है। और वो सोचती है जब हम लोग फर्स्ट टाइम में वेकेशन में मिले थे तो मस्त से वो एक आउटर साइड में घर था लकड़ियों के बीच में, तो उस टाइम पे हम लोगों का वीकेंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था। और वो सोचती है अभी भी हम लोग वहीं पे जाएंगे और वहाँ पर कोई भी परेशान करने के लिए हमको नहीं है। एंड दे वॉज हैविंग अ वंडरफुल नाइट दैट डे, दैट द फर्स्ट नाइट। और वो पूरा प्लान अप करती है कि हम लोग वीकेंड मनाने के लिए जाना है हम लोग को
और वो उसको, अपने पति को, जॉर्डन को टेक्स्ट कर लेती है। बट ऑल ऑफ सडन वो अपने घर पे कुछ देखती है, कुछ वियर्ड सा, कुछ अजीब सा देखती है, कुछ क्रैक देखती है और उसको जाने का मन करता है कि मैं यहाँ पर जाऊँ। एंड वो जाती है और वो बेसमेंट पे उसको कुछ दिखता है, कुछ वे दिखता है, कुछ रास्ता दिखता है और वो अंदर जाती है। काफ़ी ज़्यादा स्कैरी होता है, बट देन ऑल्सो शी हैज़ टू फाइंड आउट व्हाट इज़ इट। और वो पूरे दरवाज़ा खोलती है, लाइट्स वगैरह ऑन करती है, वो सब कुछ देखती है। वो सोचती है ये कौन सी जगह है, मैंने तो ये सिर्फ और सिर्फ लगता था इट्स अ स्टोर रूम, पर मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर भी कुछ है। और उधर पे एक लैपटॉप होता है और वो देखती है कि एक वीडियो होता है, एक अजीब सा वीडियो होता है और वो उधर पे एक लड़का होता है, बोलता है कि उसको बहुत किसी को गालियाँ दे रहा होता है, तुमने जैसा किया मैंने वैसा किया और उसके बाद भी तुम मुझे छोड़ नहीं रहे हो। इंचियोल किम है जो तुमको, जो सबको मारने आया है और वो सबको मारेगा, वो तुमको भी मारेगा। और उसको पता है, वो गालियाँ दे के बोलता है, उसको पता है कि तुमने उसके लिए कुछ भी ख़राब किया है। आफ्टर ऑल पता नहीं वो किसके बारे में बात कर रहा होता है और उसके नेक पे एक स्नेक का टैटू होता है, तो उससे वो रिकॉग्नाइज़ करती है। और वो उसको वो बोलता है कि जो इनकियोन किम है वो तुमको मारने आएगा, जो भी होता है। तो मैंने तुम्हारी हेल्प करी, तुमने जैसा बोला मैंने वैसे किया और मैं तुम्हारे लिए उस इंसान को मारूंगा, इंचियोल किम को मारूंगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो पता नहीं फिर जो होता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता है। ये वीडियो में दिखाते हैं और वो उसको पूरा बर्न कर देता है, उसको ज़िंदा जला देता है। और वो लड़की देख के ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। और जब आगे वीडियो दिखाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा ही अनबिलीवेबल होता है, उसको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कभी होना चाहिए। वो लास्टली देखती है कि उसको कौन जलाता है, वो होता है उसका पति। ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे पे जॉर्डन आता है और उससे पूछता है, नाउ टू बी कंटिन्यूड। जॉर्डन पूछता है इन्यूआई से कि हम लोग का प्लान क्या है, जो हम लोग नेक्स्ट वीकेंड पे हम लोग ट्रिप पे जाने वाले हैं। पर उसके दिमाग में, एनहाई के दिमाग में, वो लास्ट नाइट का जो कुछ भी वो देख रही होती है,
किसी को एक वीडियो से जज नहीं कर सकती, और वो जो ड्रीम देखती है वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल होता है, और वो अभी तक आज नहीं आया, वो मुझे बिना बताए कभी भी नहीं जाता, और वो उसको कॉल करती है और नॉट रीचेबल आता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा मूड मतलब उसका ख़राब हो जाता है। और उसके बाद फिर उस वीडियो में बताता है कि जब वो आएगा, इंचियन आएगा, किम आएगा, तो वो तुमको छोड़ेगा नहीं, वो तुमको मार देगा। तो वो सोचती है कि उसको कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि उस वीडियो में उसने बताया था। फिर उसके बाद फिर उसको एक अजीब सी स्मेल आती है, वो बोलती है ये क्या है, और वो ऑल ऑफ सडन देखती है कि उसके पूरे घर के बाहर कोई फायर लगाया हुआ है, और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, एकदम से बिल्कुल डर जाती है, और वो जल्दी से बाहर जाती है, और वो सोचती है कि मुझे एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए, पर उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, और पीछे से उसको कोई पकड़ लेता है कि जैसे बिल्कुल एक ग्रैब कर लेता है, और वो बहुत मतलब उसको कुछ फिर उसका गला दबा देता है, और वो कुछ भी सांस नहीं ले पा रही होती है, और ऊपर जो आता है वो उसका पूरा शक्ल पूरा कवर अप होता है, तो वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। उसके बाद फिर वो कोई जवाब नहीं देता, ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा होता है, मतलब वो ब्रीथ नहीं ले पा रही होती है, सब कुछ बहुत सडन और बहुत डरावना होता है। फिर दूसरे दिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि मैं कहाँ पर हूँ, वो देखती है कि ये तो वही है शमशान घाट जहाँ पे मेरी मम्मा को बरिड कहाँ किया गया था, क्या मैं सच में ड्रीम तो नहीं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब वियर्ड चीज़ें उसके साथ होती है, और वो देखती है कि मेरे कपड़े और बाल भी काफ़ी अलग है। व्हाट, इट्स मिस्ट्री, इट्स इंटरेस्टिंग कि वो 9 साल पहले वापस चली जाती है, और 9 साल पहले में वो उसी दिन चली जाती है जब जॉर्डन से फर्स्ट डे मिली थी। बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ होती है। इट्स सो इंटरेस्टिंग, इट्स डैम इंटरेस्टिंग कि वो 9 साल पहले अपने पास्ट में चली जाती है, और वो उसी दिन चली जाती है जब जॉर्डन उसको फर्स्ट टाइम मिलता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप जानना चाहते हो कि 9 साल जाने के बाद उसके बाद क्या होता है, देन स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियो। जब एनहाई वापस 9 साल पहले अपने पास्ट में चली जाती है, और उसी दिन जाती है जिस दिन डॉजिन उसको फर्स्ट डे मिलता है, और यही सारी चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि मैं सच में वापस पास्ट में आ गई हूँ, और वो शॉक्ड से उसका पैर में चोट आ जाता है। वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, वो बोलता है तुमको लगी तो नहीं, क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। उसको एनहाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, और वो उसको हेल्प करता है, उसको उठाता है और उसको सीट में जाके बैठा देता है बहुत ही प्यार से। वो बोलता है कि मैं तुमको कुछ बेसिक फर्स्ट एड दे देता हूँ, यहाँ से जो हॉस्पिटल है काफ़ी दूर है, और यहाँ पर टैक्सी भी काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं, तो जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक मैं तुम्हारा वेट करूँगा, जब तक टैक्सी आए तब तक मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा। एनहाई सोचती है वो आज भी इतना ज़्यादा फ्रेंडली है, इतना ज़्यादा काइंड है, वो मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है, और मैं तो उसके लिए एक स्ट्रेंजर हूँ। वो सोचती है कि वो किसी का मर्डर कैसे कर सकता है, उसके दिमाग में सिर्फ यही सारी चीज़ें चल रही होती है। वो सोचती है कि मैं अगर फिर से पैदा हूँ तो मैं मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, पहले मैं ऐसा सोचती थी, पर वो वीडियो देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है, मैंने इसी लड़के से प्यार किया था। और एनहाई उससे पूछती है कि तुम जिनखॉन मून के नाम से किसी भी लड़के को जानते हो जिसका मर्डर हुआ था। फिर डॉजिन बोलता है नहीं, मैं इस लड़के के नाम से किसी को भी नहीं जानता। वो बोलती है कि जिसके नेक में स्नेक का टैटू है, क्या तुम उसको जानते हो। वो बोलता है नहीं, मैं कुछ नहीं जानता कि जिसके नेक में टैटू है, क्या ये कोई सेलिब्रिटी है। वो सोचती है ये सच में शायद नहीं जानता। फिर वो वीडियो पे सोचती है कि मैंने वीडियो में क्या देखा। जो जेनग्योन मून था वो इंचियोल किम की बात कर रहा था, वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बैड टर्म्स की बात कर रहा था। क्या पता कुछ रिवेंज लेने के लिए डॉजिन से उसने बातें की हो, या फिर कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही। फिर ऑल ऑफ सडन एनहाई के बैग में एक स्पाइडर आता है, और वो बोलता है कि स्पाइडर है तुम्हारे बैग में, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि वो डर जाती है। फिर वो
वो उसको हटाता है पर वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और डॉजिन उसको टीस करने के लिए हंसने लग जाता है कि तुम इतनी सी बात में हंसने लगे। वो बोलता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा क्यूट एक्ट किया। वो सोचती है अभी भी वो इतना ज़्यादा काइंड है, मुझे इस पे ट्रस्ट करने का मन हो रहा है क्योंकि वो उतना ही अच्छा है जितना पहले अच्छा था। हियर कम्स द एपिसोड नंबर 3 ऑफ द ओनली होप। अब वो वापस अपने घर जाती है। वो सोचती है मैं जिस चीज़ से वापस आई थी, अपने पापा ने मुझे बोला था कि तुम मेरे मरने पर भी नहीं आना, पर मैं वापस ही उसी घर में आई हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और मैं उसी दिन आई हूँ जिस दिन मेरी मम्मी की डेथ एनिवर्सरी है और जिस दिन मुझे फर्स्ट टाइम डॉजिन मिला था। वो सोचती है कि काश मैं उस दिन वापस आ जाती जिस दिन मेरी मम्मा जिंदा थी, और मैं आज ही क्यों आई, 9 साल पहले ऐसा क्या था जो मैं वापस आई। वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती है और वो सोचती है वो इंसान कौन था जिसने मुझे मारने की कोशिश करी, जिसने मेरे घर के बाहर पूरी आग लगा दी। वो कौन था? क्या मैं उसकी टारगेट थी? क्या वो डॉजिन था? पर वो सोचती है कि नहीं, वो कभी भी डॉजिन नहीं हो सकता। पर उसके दिमाग में ये बहुत सारी चीज़ें चलती है। उस दिन डॉजिन भी घर नहीं आया था, वो उसको काफ़ी ज़्यादा मिस करती है। पर वो सोचती है कि कुछ भी हो वो तो नहीं होगा। और उसके एक दिमाग में चीज़ें याद आती है कि 9 साल पहले तो वो जो इंसान है मुरुन, वो तो जिंदा ही होगा क्योंकि उस टाइम पे उसका मर्डर नहीं हुआ था। जिनगॉन मून, वो तो जिंदा ही होगा क्योंकि मैं 9 साल पहले आई हूँ। क्या पता मैं मर्डर को रोक दूँ और मैं जॉर्डन को मर्डरर ना बनने दूँ। वो सोचती है कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही। और नेक्स्ट डे में देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होता है। अब नेक्स्ट डे में जहाँ डॉजिन और एनहाई काम करते हैं वहाँ पर है ये एक लड़की है जो डॉजिन से आस्क आउट करती है फॉर अ डेट। और ये चीज़ देखते एनहाई काफ़ी ज़्यादा जेलस टाइप का फील होती है और वो लड़की बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक बार डेट में जाना है। एनहाई ये चीज़ सोच के देखती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे हस्बैंड को कोई आस्क आउट करेगा। और उसके बाद फिर देखती है कि डॉजिन काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और काइंड है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बड़े लोग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कलीग्स हो, वो सबकी हेल्प करता है, वो सबसे काइंड है। और वो लड़की को देखती रहती है एनहाई कि वो उससे क्या बोलती है और तभी भी डॉजिन उसकी हेल्प करता है। वो बोलता है तुम रो नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करता है। पर एनहाई काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है। वो बोलती है कि उसको वो कंफर्ट क्यों कर रहा है, उससे वो इतनी सारी चीज़ें क्यों कर रहा है। वो सोचती है कि शायद मैं उसको फॉलो कर रही हूँ इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। पर कुछ ना हो, वो सोचती है 1 दिन 2 दिन फॉलो करने से नहीं होगा, मुझे उसको और फॉलो करना पड़ेगा। और वो पूरा चार्ट बनाती है कि मैं जिस दिन मरी थी, जिस दिन मैं वापस आई, जिनगियोन मून जिस दिन उसका डेथ हुआ, और इंचियोल किम जो रिवेंज लेना चाहता था डॉजिन थे, वो सब कुछ चार्ट बनाती है। और वो सोचती है कि जो सेकेंड विक्टिम था मिनकियोन पार्क, जो अभी सिर्फ 5 दिन बचे हैं, 5 दिन के बाद उसका मर्डर होने वाला है, तो क्यों ना मैं मर्डर रोक पाऊँ। क्योंकि जो जिनगियोन मून है वो 6 साल पहले मिसिंग था। और वो सोचती है आज की डेट 23 है, 27 को मेरे साथ ये सारे मोमेंट्स हुए थे जब मैं उसके साथ मिली थी। और वो सोचती है क्या पता कि शायद मैं मर्डर रोक पाऊँ, शायद मैं पास्ट में जा सकूं। वो अपने मोमेंट भी याद करती है और उसके बाद वो सोचती है ये सारी मेरी इमेजिनेशन है। वो सोचती है मैं फॉरएवर तक उसको अवॉइड नहीं कर सकती, मुझे उस पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा आफ्टर ऑल। और जब मैं उसको ट्रस्ट करवाऊंगी तो वो मेरे क्लोज रह सकता है, और जब वो मेरे क्लोज रह सकता है, हियर कम्स द एपिसोड नंबर 4 ऑफ द ओनली होप। जब एनहाई 9 साल पहले चलने जाती है, ये स्टोरी है। एंड देन एनहाई बिल्कुल रेडी हो जाती है अपना मास्क पहन के। यहाँ पे डॉजिन और उसका फ्रेंड एक अनाथ आश्रम में जा रहे होते हैं और उधर के लिए गिफ्ट्स ले रहे होते हैं। और डॉजिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा काइंड होता है। वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम हॉस्पिटल जाओ क्योंकि तुम्हारी मम्मी का आज बर्थडे है और उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हुई होती है। और जैसे ही वो लोग गिफ्ट्स ले रहे होते हैं और जैसे ही उसके पैसे दे रहे होते हैं तो उसका फ्रेंड देखता है कि कोई
चोर जाता है, वो उसको फॉलो करता है। वो देखता है कि कुछ स्ट्रेंज है, वो पर्स चोर जो होता है किसी लेडी का पर्स लेके चला जाता है, वो उसको फॉलो करता है। वो बोलता है कि तुम बैग रख दो, उसके बाद मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, पर तुम यहाँ पे बैग रखो। और ये चीज़ देखी ही उस थीफ के पास चाकू होता है और वो उसके फ्रेंड को मारने की कोशिश करता है। और ये चीज़ बाहर डॉजिन देख लेता है। और इधर पे एनहाई बोलती है कि वो मेरे से मिलने से पहले अपने दोस्त से मिलने आया था और वो शायद इवनिंग में मिलेगा, तो अभी तो डे है, मैं काफ़ी ज़्यादा पहले आ चुकी हूँ। पर वो देखती है मुझे उसको फॉलो करना है, मुझे सारी नज़रों पे फॉलो करना है। ये सोचते ही वही थीफ एनहाई के रास्ते में मिल जाता है और वो तो उसके लिए स्ट्रेंजर होता है एनहाई के लिए। पर वो जैसे ही देखती है तो उसका जो वो बैग होता है चोर का वो गिर जाता है और उसमें से लेडीज़ की एसेसरीज निकलती है। वो सोचती है कि ये लड़की का बैग है, मतलब ये एक चोर है। वो इस बैग को छोड़ने की कोशिश करती है और जैसे ही वो छोड़ने की कोशिश करती है तो उस टाइम पे डॉजिन आ जाता है। डॉजिन उस चोर से लड़ने लग जाता है। उसके बाद फिर जो एनहाई होती है वो सोचती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कर रही हूँ उसकी लाइफ में, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजर में आ गया क्योंकि उस चोर के पास चाकू भी होता है। वो सोचती है कि उसने मुझे इस पास्ट के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बताया, पर ये काफ़ी डेंजरस होता है। और ऐसे करते करते जो चोर होता है वो बोलता है तुम अपने काम से काम रखो, और वो एनहाई को पकड़ लेता है और वो उसको बोलता है तुमने मेरे काम पे टांग अड़ाया है और अब मैं इस लड़की को मारूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और यही चीज़ें देख के डॉजिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जो एनहाई होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो बोलती है कि मैं पास्ट को चेंज कर रही हूँ क्योंकि ऐसा कभी पास्ट में नहीं हुआ था, ये सब कुछ उसके डॉजिन के फॉल्ट की वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि मैं थीफ से जाके टकरा गई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि तुम मेरे काम से चले जाओ नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। एनहाई वही सारी चीज़ें सोचती है, वो हेल्प मांग रही होती है कि मुझे नहीं मरना है क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम मरी थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था। डॉजिन बोलता है ठीक है तुम इसको मार दो, मैं इसको नहीं जानता, मेरा कुछ भी मतलब नहीं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है? आगे देखने के लिए स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू। और यहाँ पर डॉजिन बोलता है कि तुम इस लड़की को मार दो, मैं इस लड़की को नहीं जानता। ये चीज़ देख के एनहाई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि डॉजिन ये कैसे बोल सकता है। और पीछे से कोई लोग बातें कर रहे होते हैं, शायद पुलिस को बुला रहे होते हैं कि यहाँ पर चोर आया हुआ है, यहाँ पर आप जल्दी आ जाओ। ये चीज़ सुन के चोर जाने की कोशिश करता है और एनहाई छूट जाती है और फिर वो डॉजिन के से हक कर लेती है और यहाँ पर डॉजिन उसको बोलता है आई एम सॉरी। लेकिन डॉजिन सोचता है कि मैं चोर को ऐसे नहीं जाने दे सकता। और जैसे ही वो चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो पीछे से आवाज़ आती है डॉजिन मत जाओ। ये एनहाई बुलाती है कि मत जाओ, ये तुम्हारे लिए डेंजरस है। तो डॉजिन सोचता है व्हाट, मैंने तो इसको कभी नाम बताया ही नहीं, तो इसको मेरा नाम कैसे पता चला। वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि मैंने इसको कभी भी अपना नाम नहीं बताया। और यहाँ पर पुलिस लोग उनको थैंक यू करते हैं कि आपने एक चोर को ही नहीं बल्कि एक क्रिमिनल को भी पकड़ा है। और यहाँ पर फिर एनहाई सोचती है कि जब वो मेरे से पूछेगा कि तुमको मेरा नाम कैसे पता और तुमने मुझे क्यों मना किया कि तुम चोर के पास मत जाओ, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा, वो कुछ सोचती है कि मुझे कुछ अजीब चीज़ उसको बोलनी पड़ेगी। और यहाँ पर डॉजिन उसको बोलता है आई एम सॉरी, मैंने उस टाइम पर चोर को बोल दिया पर उस टाइम पे मेरा कोई पर्पस नहीं था। और यहाँ पर फिर डॉजिन पूछता है कि तुमको मेरा नाम कैसे पता और तुमने मुझे क्यों रोका कि मैं चोर के पीछे नहीं जाऊं, तुमने ऐसा क्यों बोला कि ये तुम्हारे लिए डेंजरस होगा। यहाँ पर फिर एनहाई बोलती है कि तुम मेरे ड्रीम में आए थे, जब हम लोग पहले मिले थे उससे भी पहले तुम मेरे ड्रीम में आए थे, मैं तुमको तब से जानती हूँ और ड्रीम में ये था कि तुम्हारा मर्डर होने वाला है, इसलिए मैंने तुमको रोका कि तुम्हारे लिए ये डेंजरस है। और ये सारी चीज़ सोच के डॉजिन बोलता है सच में। डॉजिन बोलता है ये लो, तुमको मेरे लिए फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा नंबर ले लो, जब भी तुमको लगे तो तुम मुझे कॉल कर लेना।
वो उसको अपना नंबर दे देता है और बोलता है अब तुमको मेरे पे फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो एनहाई सोचती है शायद वो मेरे ड्रीम पर बिलीव करे या फिर क्या पता, वो श्योर नहीं होती है। और यहाँ पर एनहाई बोलती है कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो। डॉजिन बोलता है मुझे अभी पास में ही जाना है। वो बोलती है कि ये लो, तुम अम्ब्रेला ले लो, शायद अभी बारिश होने वाली है। वो बोलता है ठीक है, तुम मेरा इधर पे वेट करना, मैं आ जाऊंगा। पर यहाँ पर एनहाई बोलती है कि सब कुछ तो ठीक है, चैट जो मेरे से चैट कर रहा है डॉजिन, उसके हिसाब से तो शायद वो मेरे पे बिलीव कर रहा है। और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उसको डॉजिन मिल जाता है और डॉजिन बोलता है तुमने सही बोला, आज सच में बारिश पड़ने वाली थी। वेदर रिपोर्ट्स में आया था कि आज कोई भी बारिश नहीं है, पर तुमने सही बोला। और फिर उनका उधर पे बहुत ही क्यूट सा और प्यारा सा मोमेंट निकलता है। एंड डॉजिन सोचता है कि शायद उसका ड्रीम सही होगा, इसलिए वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है, मेरे फॉलो चलती है, वो मेरा पीछा करती है। और यहाँ पर एनहाई सोचती है कुछ भी हो, डॉजिन बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट डे में एनहाई डॉजिन का वेट करती है जब तक डॉजिन अपने काम से बाहर ना आ जाए। और जैसे ही डॉजिन आता है एनहाई बोलती है कि तुम्हारा काम हो गया। और यहाँ पर डॉजिन बोलता है कि आखिर तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो, क्या हो जाए अगर मैं मर भी जाऊंगा तो। एनहाई बोलती है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, पर तुम सच में मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा स्पेशल हो। और यही चीज़ एनहाई अपने दिमाग में कुछ सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं उसको जाने न दूं। और जानबूझ के वो कोल्ड ड्रिंक कैन खोलती है और वो जानबूझ के अपने आँखों में डाल देती है। और यही चीज़ फिर वो उसको घर लेके आ जाता है। एनहाई बोलती है परफेक्ट, मैंने कर दिखाया, अब मैं उसको जाने नहीं दूंगी। अब यहाँ पे फिर एनहाई शावर करने जाती है और बाहर से डॉजिन उसको बोलता है मैंने तुम्हारे कपड़े रख दिए हैं, तुम चेंज कर लेना। और फिर यहाँ पर एनहाई बोलती है क्या मैं यहाँ पर सो सकती हूँ आज रात के लिए, क्योंकि आज बसेस भी लेट से होंगी और लेट हो चुका है। तो डॉजिन बोलता है ठीक है, तुम यहाँ पर सो सकती हो, मैं किसी बाहर होटल वगैरह में सो जाऊँगा, काफ़ी सारे यहाँ पे होटल्स हैं। और ये चीज़ देख के एनहाई बोलती है नहीं, मैं उसको जाने नहीं दे सकती, आज मुझे यहाँ पर उसको सुलाना है। और वो उसको मना करने के लिए बाहर निकलती है कि नहीं तुम आज मत जाओ, मैं तुमको ज़्यादा बॉदर नहीं करूँगी, मैं काउच में सो जाऊँगी, तुम बेड में सो जाना। और वो उसको बहुत रोकने के लिए बोलती है कि नहीं आज मुझे यहीं पर सोने दो। और ऐसे ही फिर वो लोग एक साथ काउच में आ जाते हैं और इनका देखा जाए तो एक प्यारा सा ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। और वो उसको मनवा ही लेती है कि मुझे आज रात को यहीं पर सोने दो। और फिर इस चीज़ को देख के डॉजिन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और बोलता है कि पहले तुम जाके अपने कपड़े चेंज करो। एनहाई इसलिए ऐसा करती है कि डॉजिन बाहर न जाए तो आज मायरून पार का मर्डर नहीं होगा, शायद वो मर्डर को रोक सकती है। और ये चीज़ देख के जब वो रात को सोती है तो एनहाई सोचती है पहले मैं शाय थी जब वो हम लोग डेट करते थे, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा इनोसेंट है, अब वो शाय फील कर रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। और वैसे ही एनहाई के फ़ोन में एक मैसेज आता है, किसी की फ़ोटो आती है, मायरून पार्क। वो सब कुछ सोचने लग जाती है कि आखिर किसने मारा, क्या हुआ, शायद वो मर्डर को रोक सके। वो सोचती है इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है कि वो सारे लड़के हैं और उनको एक ही जगह पे दफनाया गया था। और फिर यहाँ पर एनहाई ग्रोसरी शॉप में जाती है, उसका पिक देखती है और वो सोचती है यही है मायरून पार्क, मैं उसको कैसे पता लगा सकती हूँ, उसका एड्रेस कैसे पता लगा सकती हूँ। वो इधर कहीं ही रहता है, वो नियर बाय में ही रहता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो वही लड़का होता है मायरून पार्क, और वो उसको फॉलो करने की कोशिश करती है। वो उसके पीछे पीछे जाती है, वो बोलती है हाँ इसका एड्रेस सही है और यही मायरून पार्क है, क्योंकि जब मैं मरी थी तो मैंने इसकी पिक काफ़ी ज़्यादा बार देखी थी, ये वही। और पीछे से एनहाई को कोई अटैक करने आता है, कोई डंडा मारता है, पता नहीं वो कौन होता है। फिर जब जैसे ही एनहाई उठती है वो सोचती है मैं डॉजिन के बेड में क्या कर रही हूँ, आखिर मेरे साथ क्या हुआ था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और डॉजिन काउच में सोता है, वो जाती है और डॉजिन काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। डॉजिन उठता है और वो
एनहाय को मारने की कोशिश करता है। एनहाय सांस नहीं ले पा रही होती है और शायद यहाँ पर डॉजन को शायद होश आ जाता है। बोलता है कि सॉरी, मैं अभी नींद में था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा था। वो उसको सॉरी बोलता है और फिर एनहाय मान जाती है कि ठीक है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ये बैंडेज कैसे हुआ और मैं यहाँ पर तुम्हारे बेड में क्या कर रही हूँ, क्या हुआ? तो यहाँ पर डॉजन बताता है कि मुझे किसी ने फ़ोन किया था कि तुम्हारे नंबर से जो लास्ट कॉल था उसका मुझे फ़ोन आया था और तुम ग्राउंड में बेहोश थी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता था और मैं यहाँ पर तुमको बेड में आके सुला लिया। और उसके गले में भी पूरा ब्लीडिंग हो जाता है क्योंकि डॉजन के हाथ में जो चोट लगा होता है उसी से वो गला दबाता है उसका। वो उसको सॉरी बोलता है, वो बोलता है सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। और यहाँ पे एक डॉजन का पास्ट स्टार्ट होता है। ये एक विलन होता है, वो बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और ये शायद एक लड़की हेल्प मांग रही होती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आखिर ये कौन होती है? और ये डॉजन का बचपना, क्या डॉजन बचपन से एनहाय को जानता था? वो सामने देखकर रोता है कि घर जल रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये कोई पास्ट है क्या? क्या कोई डॉजन का पास्ट है? और ये सपना देख के डॉजन एकदम से चिल्लाने लग जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एनहाय उसको देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है कि वो क्या सोच रहा है। और जब नेक्स्ट डे सुबह होती है वो उठता है और एनहाय को अपने साथ देखता है कि वो शायद मेरे साथ सोई थी, शायद मैं परेशानी में था इसलिए मुझे रात को सपना आ रहा था, इसलिए शायद उसने देख के ये देखा कि वो मेरे साथ सो रही है, वो शायद मेरी बहुत ज़्यादा केयर कर रही है, वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर एक कोई है जो एनहाय को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और ये वही है जिसने एनहाय पर अटैक किया था। पता नहीं कौन होता है पर कोई ना कोई एनहाय को फॉलो करता है, कोई अटैकर होता है। और यहाँ पर दूसरे दिन में एनहाय किसी के पास जाती है, वो मायरन पार्क को फॉलो करवाने का एक डिटेक्टिव से काम करती है। डिटेक्टिव बोलता है आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, मैं जान सकता हूँ? एनहाय बोलती है नहीं, मैं तुमको इसका रीज़न नहीं बता सकती। और फिर उसको डिटेक्टिव सब कुछ उसको दे देता है। पर कहीं ना कहीं एनहाय बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो वापस अपने कॉलेज में आ चुकी होती है। और फिर जब वो कॉलेज के बाहर निकलती है, जब वो अपने घर वापस जाती है तो एनहाय को फिर से कोई फॉलो करता है, शायद वो वही अटैकर होता है। और एनहाय इधर पे डॉजन से बात कर रही होती है और वहाँ पर कोई उसका पीछा कर रहा होता है। कौन होता है जो एनहाय को फॉलो करता है, जो एनहाय का स्टॉकर होता है? वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि ये कौन है और वो डॉजन को जल्दी से बताती है कि जल्दी से आओ, मुझे शायद कोई फॉलो कर रहा है। वो शायद दौड़ने की कोशिश करती है पर उसका पैर टूटा हुआ होता है तो वो गिर जाती है और फिर डॉजन आता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि एनहाय को कौन फॉलो करता है। वो उसको बहुत प्यार से लेके जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे में एनहाय बताती है कि मैं एक अकेला अपार्टमेंट ले रही हूँ। और उसकी फ्रेंड्स बोलती है कि मैंने उस अपार्टमेंट के बारे में सुना है कि उधर पे कोई लेडी मिसिंग हो गई, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, बहुत सारे र्यूमर थे। और फिर ये सारी चीज़ें देख के एनहाय काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि ऐसे सारे र्यूमर्स भी हैं। और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि आखिर कोई लेडी मिसिंग क्यों हो गई, आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। और वो डॉजन को बोलती है तुम मुझे छोड़ने चलो। डॉजन बोलता है ये लो तुम्हारा नेकलेस, मुझे अपने वॉशरूम में मिला था। फिर एनहाय बोलती है क्या तुम आज मेरे अपार्टमेंट में सो सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, आज मुझे कोई फॉलो भी कर रहा था और बहुत सारे र्यूमर्स भी हैं, क्या आज तुम मेरे साथ सो सकते हो? डॉजन बोलता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, मैं एक लड़का हूँ, तुम्हें सच में मेरे से डर नहीं लगता? और यहाँ पर फिर एनहाय बोलती है कि नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम पे सोई थी तब तुमने मुझे कुछ नहीं किया, तो अब क्या करोगे? मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। कहीं ना कहीं एनहाय ये कन्विंस हो जाती है कि वो जैसा भी हो वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता, और अगर उसने किसी का मर्डर किया भी है तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही। और डॉजन एक कार्टून उठाने की कोशिश करता है पर उस कार्टून में वो सारी विक्टिम की रिपोर्ट्स होती हैं और वो सारी चीज़ें होती है जो एनहाय ने अपना चार्ट बनाया था। एनहाय उसको मना कर देती है कि नहीं, तुम्हारे हाथ में लगी हुई है, जानबूझ के बहाना बना के कि तुम उसको मत उठाओ। शायद एनहाय सोचती है कि उसको सच ना पता चल जाए, उसको ये पता ना चल जाए कि मैंने उसके पीछे एक डिटेक्टिव लगाया हुआ है। और यहाँ पर फिर एनहाय बोलती है कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे में सो जाऊँ।
और एनहाई सो जाती है। अगर आपको आगे जानना है कि आगे क्या होता है, क्या वो मायरन पार्क का मर्डर रोक सकती है, और जो डॉजन का पास्ट होता है वो लड़का और वो लेडी कौन होती है जो बोलती है बचाओ बचाओ, एनहाई को मत मारो, एनहाई को बचा लो, वो सब कुछ क्या होता है, वो डॉजन का पास्ट होता है। अगर आपको आगे जानना है देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय। जब वो दूसरे दिन में उठती है तो वो देखती है कि मैं डॉजन के बेड में हूँ। वो उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे बेड में कैसे आई। फिर डॉजन उससे पूछता है बताओ तुम मैनहार्ट पार्क को कैसे जानती हो, क्या रिलेशन है। तो वो बोलती है बस वो मेरे ड्रीम में आया था। तो डॉजन बोलता है मतलब जो भी तुम्हारे ड्रीम में आएगा तुम उसके पीछे डिटेक्टिव लगाओगी, मतलब फिर तो तुमने मेरे पीछे भी डिटेक्टिव लगाया होगा। एनहाई समझो तुम खुद को डेंजर में डाल रही हो, तुम्हारी जान खतरे में है, क्योंकि ये सारी चीजें पता चल जाती है डॉजन को कि मैनहॉर्न पार्क एनहाई के पीछे पड़ा था, उसको अटैक करने वाला है, उसकी जान खतरे में है। तो वो बोल रहा था तुम ये सब करते करते दूसरों के लिए खुद की जान गवा बैठो। और ये डॉजन होता है जो मैनहॉर्न पार्क को डिटेक्ट करता है, उसी डिटेक्टिव के थ्रू जो एनहाई ने कन किया था। और ये डॉजन का बचपना होता है। क्या पास्ट होता है आखिर समझ में नहीं आ रहा होता है। शायद डॉजन का कोई रिवेंज होता है, इसलिए वो मारता है उन सब विक्टिम्स को। और यहाँ पर ये सच्चाई पता चल जाती है डॉजन को, तो ये एनहाई को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करता है। फिर उसके बाद फिर डिटेक्टिव एनहाई को फ़ोन करता है कि क्या तुमको कुछ मैनहॉर्न पार्क के बारे में पता चला। और फिर डिटेक्टिव बताता है कि ये लेडी है जिसके सिक्योरिटी कैमरा में इसी मैनहॉर्न पार्क का फोटो आया है, क्या पता उससे कुछ रिलेशन हो। और जो मैनहॉर्न पार्क होता है वो एक मर्डरर होता है, उसने एक लेडी को मारा होता है और रेप भी किया होता है। तभी एनहाई सोचती है कि शायद तभी डॉजन ने मुझे वार्न किया था कि तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए वो सारी चीज़ें कर रहा था, मुझे स्प्रे पेपर दे रहा था, वो जो सारी चीज़ें थी कि तुम्हारी जान न चले जाए, क्योंकि एक जो मैनहॉर्न पार्क होता है वो एक मर्डरर होता है। तो एनहाई सोचती है क्या सच में डॉजन ने उसको मारा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही। और ये वही लेडी होती है जो डॉजन उसकी हेल्प करता है, वहाँ से लेके आता है उसको। और इसी तरीके से वो इस लेडी को मारता है, पता नहीं क्यों मारता है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डॉजन होता है वो एनहाई को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करता है। वो उसको कॉल करती है पर वो उसको कॉल नहीं उठाता। और यहाँ पर डॉजन को पता चलता है कि जो वो चोर था वो मैनहॉर्न पार्क ही था, लेकिन डॉजन उससे बात नहीं करता है, पर कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने के लिए हमेशा पता लगाता रहता है कि वो कहाँ गई है, कहाँ आई है, वो सेफ तो है ना, क्योंकि डॉजन को पता चल जाता है कि उसकी जान खतरे में है। और फिर एनहाई का मैसेज आता है, उसको नहीं पता होता है ये क्या होता है, और ये देखता है कि एनहाई को किसी ने पकड़ लिया है, उसको किसी ने किडनैप कर लिया है, और वो वही होता है मायरन पार्क जिसने एनहाई को किडनैप किया होता है। यहाँ पर एनहाई उठती है और यहाँ पर मायरन पार्क भी आता है, वही बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मेरे बीच में नहीं आना। तब जाके पता चलता है एनहाई को कि ये वही चोर है जो जिससे मैं टकराई थी, और वो उसको बहुत डराता धमकाता है। वो बोलता है देखो मैंने इस लेडी का भी यही हाल किया है, तुम्हारा भी यही हाल करूँगा। और फिर ही डॉजन का फ़ोन आ जाता है उसके फ़ोन पे, और वो बात करता है कि अगर तुम यहाँ पे नहीं आए तो मैं इसको मार दूंगा, इस लड़की को मार दूंगा। एनहाई उसको बोलती है आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमको जितने पैसे चाहिए तुम ले लो, पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। और कहीं ना कहीं फिर डॉजन उसको ढूंढते ढूंढते लोकेशन के थ्रू उसको आ जाता है, और वो उसको देखता है कि माहिन पार्क एनहाई को मारता है। डॉजन अपने पास्ट में चला जाता है, चाइल्डहुड में चला जाता है। ये एनहाई की मम्मी होती है जो बोलती है डॉजन को कि एनहाई को बचा लो, एनहाई को बचा लो, वो मरने वाली है। आखिर क्या रिलेशन होता है डॉजन का, क्यों क्या कोई और पास्ट होता है। और ऐसे ही इनको एनहाई को बचा लेता है। कहीं ना कहीं वो मायरन पार्क को मारता है पर जान से नहीं मारता है, और फिर उसको सॉरी बोलता है कि सॉरी जो कुछ भी हुआ। फिर वो अपने चाइल्डहुड में चला जाता है कि जैसे ही मेरा घर जला था तो कोई मुझे बोलता था सेव एनहाई, तब से मुझे ये एनहाई का नाम पता है और मैं उसको बचपन से जानता हूँ। बस मैं उसको दूर से खुश देखता था, लगता था कि उसको कोई मारे ना।
और जब वो हॉस्पिटल जाती है एनहाय, तो उसके पापा आते हैं और एज यूजुअल उसके पापा बहुत ही बुरे इंसान होते हैं और उसको बोलते हैं मुझे यहाँ पे दोबारा नहीं आना है तुम्हारा पापा बन के। और वैसे ही डॉजन आता है और एनहाय उसको हक करती है, उसको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि क्या हुआ, मतलब उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने होते हैं, पर कहीं ना कहीं डॉजन उसको काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करता है और वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस फील करती है। तो डॉजन उसको किस कर लेता है और बोल सकते हैं कि एक उनका मेमोरेबल सा मोमेंट होता है उन दोनों का। और जैसे ही वो लोग किस करते हैं, कोई उनको हॉस्पिटल में देखने आ जाता है। ये डॉजन का फ्रेंड होता है और ये उसकी फ्रेंड की मम्मी होती है। और फिर जो उसका फ्रेंड होता है उसको काफ़ी ज़्यादा टीज करता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें करोगे। कहीं ना कहीं ये उसका जो फ्रेंड होता है वो बोलता है आखिर तुम्हें लाइक करती है और तू भी कन्विंस कर ले कि तू भी उसको लाइक करता है। और उसका फ्रेंड बोलता है देखो तुम्हें भी बचपन से कोई प्यार नहीं मिला, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास चांस आया है कि तुम अलोन ना रहो। और यही चीज़ सोचता है मेरे पास इतना करेज नहीं है कि मैं उसको बता सकूं कि मम्मी की जान गई है सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए कि मैं एनहाय को बचा सकूं। तो ये सोचता है कि मेरे पास कोई करेज नहीं है और मेरा जो मोटिव है सिर्फ एनहाय को बचाने का है। पर तभी भी एनहाय काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स पुट ऑन करती है कि वो अपनी फीलिंग कन्फेस कर ले। और जब यहाँ पर एनहाय आती है फ्रेश एयर लेने, तो उसके पापा आते हैं और दोनों मुंह मोड़ के वापस चले जाते हैं। ये चीज़ डॉजन देख लेता है और कहीं ना कहीं उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर जब दूसरे दिन पे एनहाई की सारी फ्रेंड्स आती हैं, तो एज़ यूजुअल जहाँ पर लड़कियाँ होती हैं तो वो लोग लड़कों की ही बात निकालती हैं। ऑल्दो किसी को भी एनहाई और डॉजन के बारे में नहीं पता होता है, पर वो लोग डॉजन के बारे में ही बात करती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है। और यहाँ पर जब दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आते हैं, तो डॉजन को सारी चीज़ें पता चल गई होती है, क्योंकि उस दिन वो उसका सीक्रेट जान गया होता है कि जो भी होता है सीक्रेट, जो भी विक्टिम्स होते हैं कि तुम्हारे ड्रीम में क्या था, तुम झूठ बोल रही थी, उसका सारा चार्ट पता चल जाता है। कहीं ना कहीं वो बोलता है थैंक यू एनहाय, तुम्हारे वजह से मुझे पता चल गया कि मुझे किस किस से बदला लेना है, जिसने मेरे पापा को मारा और जिसने तुम्हारी मम्मी को मारा। ये इनकियोन किम है, मुझे सबके बारे में पता चलता है, अब मैं अपना बदला पूरा लेके ही रहूँगा। वो सोचता है एनहाय की मम्मी भी फ्यूचर देख सकती थी, इसलिए उसने मुझे बोला था कि प्रोटेक्ट एनहाय, तुम उसको बचा लो। और वो बोलता है मैं एनहाय को कभी भी नहीं मारने दूंगा, कुछ भी हो जाए वो मेरी जान है और मैं उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो अपने फिर से पास्ट में चला जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे बचपन सिर्फ मारा है और गालियाँ दी है। अगर मैं उनसे खाने के लिए भी मांगता था तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मारती थी। कहीं ना कहीं उसका बचपन बहुत ही डेंजरस था। और फिर उसकी कस्टडी उसकी मम्मी उसके पापा को दे देते हैं और फिर वो अपने पापा के साथ ही रहा। उसके पापा बिल्कुल उसके जैसे ही लगते थे, बिल्कुल सिमिलर, पर उसके पापा ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया। कहीं ना कहीं वो उसका रिवेंज लेने आता है कि मेरे पापा को जिसने मारा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना बदला तो पूरा लेके ही रहूंगा। और यहाँ पर एक इंसान के पास जाता है डॉजन। वो पूछता है कि मेरे पापा को किसने मारा, तुमको पता है? वो बोलता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर वो ऑल ऑफ सडन भागने लग जाता है क्योंकि वो डर जाता है। वो बोलता है कि वो जो एनहाय की मम्मी थी वो हमारे घर की हाउसमेट थी और वो घर जल गया था, इसलिए वो दोनों मर गए। मुझे बताओ क्या हुआ था उस दिन, क्योंकि ये सारी चीज़ें डॉजन को कुछ भी नहीं पता होता है। तो वो जो एक आदमी होता है वो बोलता है मैं सिर्फ कुछ चीज़ें उनके घर पे डिलीवर करने गया था, पर मुझे नहीं पता। फिर भी डॉजन बोलता है कि तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, मुझे सब कुछ पता चाहिए कि उसने किस किस को मारा था। और यहाँ पर जो एनहाय होती है वो अपनी डिटेक्टिव के साथ जो थर्ड विक्टिम होता है उसके बारे में पूरा रिसर्च करते हैं कि कौन था थर्ड विक्टिम। थर्ड विक्टिम जो है वो अपनी मम्मी के साथ और अपने बेटे के साथ रहता है। एनहाय ये चीज़ के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है कि डॉजन ने उस इंसान को मारा जिसका एक बेटा भी है। कहीं ना कहीं डॉजन उसको जानता है, उस लड़के को जानता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। और यही डिटेक्टिव और जो एनहाय होते हैं डॉजन को फॉलो करते हैं, पर डॉजन देख लेता है और डॉजन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, मैंने तुमको मना किया था ना, तुम किसी के पीछे डिटेक्टिव नहीं लगाओगी, जो भी तुम्हारे ड्रीम्स में आए हैं जस्ट बिकॉज तुम्हारी जान चली जाएगी। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉजन अपनी फीलिंग्स
एनहाई से पूछता है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा क्यों लाइक करती हो। वो बताती है कि तुम इतने ज़्यादा फ्रेंडली हो वगैरह वगैरह, इसलिए मैं तुमको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। और यही चीज़ सुन के वो लोग किस करने लगते हैं, उनका एक बहुत ही वंडरफुल सा मूवमेंट होता है। बट ये चीज़ उनको पता नहीं चलता है कि ये सब कुछ डिटेक्टिव के सामने हो रहा होता है। वो लोग स्मूच करते हैं और फिर जब नेक्स्ट डे में एनहाई सब कुछ सर्च करती है कि फर्स्ट विक्टिम कौन था, और जो सेकेंड विक्टिम है वो अभी तक मरा नहीं है पर वो जेल में है, और ये थर्ड बारी है जो विक्टिम है जिसका बेटा है और उसकी डेथ 10 डेज बाद होने वाली है, जो अपने बच्चे और अपनी मम्मी के साथ रहता है। और जब सेकेंड डे होता है तो डॉजन के सपने में सिर्फ और सिर्फ एनहाई आती है, उसके दिमाग से एनहाई जा नहीं पाती है, और यही सब कुछ होता है उसके साथ। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो उसको काफ़ी ज़्यादा मिस करता है। फिर वो शावर करने जाता है बट फिर भी उसके दिमाग से वो नहीं जा पा रही होती है। फिर यहाँ पे एनहाई का कॉल आता है और एनहाई उसको बताती है कि कल मेरा एग्ज़ाम है, क्या हम लोग संडे को मिल सकते हैं। वो बोलता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही जब एक हफ्ता ख़त्म हो जाता है तो डॉजन उसी आदमी के पास जाता है, उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करता है कि मुझे कहीं ना कहीं सारी इन्फॉर्मेशन पता लगा के दो कि उस दिन क्या हुआ था। और यहाँ पर एनहाई का डिटेक्टिव थर्ड विक्टिम के बारे में घर जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है, पर बोलता है कि इधर पे कोई भी नहीं है, सिर्फ उसका बेटा है। और जब वो रिटर्न जाता है तो डॉजन को एनहाई के पापा मिल जाते हैं, और यहाँ पर जब वो वहाँ से वापस आता है तो देखता है कि एनहाई और जो वो बच्चा है एक साथ सो रहे होते हैं। पर कहीं ना कहीं डॉजन बोलता है कि तुम मेरे पे ध्यान मत करो, तुम अपने एग्जाम्स पे ध्यान करो क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है। अगर आपको आगे जानना है कि आगे क्या होता है, क्या एनहाई को रीज़न पता चल जाएगा कि डॉजन ने उन सबको क्यों मारा, देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।